हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो क्लास 7th एनसीईआरटी पॉलिटी चल रही है हमारी। कल हमने चैप्टर 4 किया था, जो डिफरेंसेस थे बॉयज़ गर्ल्स में। एंड आज हम पढ़ेंगे 5 चैप्टर, जो कि है औरतों ने बदली दुनिया। और यहाँ पे कुछ फेमस जो फीमेल हुई हैं जिन्होंने औरतों के अधिकार के लिए कुछ आंदोलन किया है, उससे भी रिलेटेड पढ़ेंगे। और गला थोड़ा सा ख़राब है तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, बिकॉज कोल्ड वगैरह हुआ है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज का चैप्टर, यहाँ से कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैडागॉजी पूछा जाता है। सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें करा चुकी हूँ, जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है सीटेट दिसंबर एसएसटी के नाम से। एंड टेलीग्राम, सब कुछ पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेजती हूँ, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड 2 बजे आपका हिस्ट्री चल ही रहा है, उसका भी आज 5वां चैप्टर है। उसमें टोटल 8 चैप्टर हैं, खत्म हो जाएगा 3 दिन में, और ये भी 3 दिन में खत्म हो जाएगा। देन आपका क्लास 8 का पॉलिटी। ओके, तो देखो बेसिकली पूरे हमारे एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है। आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि जैसा अभी देखा जाए, अभी भी बहुत सारी फीमेल है जो कि उनको उतना अवसर नहीं मिल पाता है लड़कियों को काम करने के लिए। और अभी भी भेदभाव से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप हर जगह देखिएगा, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, तो उसमें दिखा रहा है कि किस तरीके से औरतों ने दुनिया को बदली है। तो चलो देखते हैं जहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ फीमेल, और इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि अभी भी उनके घर के काम को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। घर के काम के साथ साथ ये बाहर भी काम करती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं, जैसा कि पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो कभी भी पुरुष के ही बारे में सोचते हैं, एक महिला का पिक्चर बन ही नहीं पाता है दिमाग में। तो ये क्या है, ये एक मतलब बोल सकते हैं कि एक ऐसा मेंटालिटी बना दिया है सोसाइटी ने आसपास में कि अगर किसान बोलोगे तो वो मेल होगा, पुरुष होगा, महिला नहीं। बट देखा जाए तो महिलाएं भी उतना ही काम करती हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ से स्टार्ट होगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पेडागोजी में, कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा में अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए, और सेम यही लाइन जो है पूछी हुई है। ऐसा उन्होंने इस कारण किया क्योंकि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरीके से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए देखो, आज भी जब भी आप सोचो ना कि डॉक्टर, इंजीनियर, तो इंजीनियर के लिए हमेशा एक लड़के का ही ख्याल आएगा, पायलट के लिए भी एक पुरुष का ही ख्याल आएगा। ये क्या है, ये एक तरीके से रूढ़िवादी सोच है कि महिलाएं जो है वो देखभाल का काम अच्छा कर लेती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, जैसे कि बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। ये एक रूढ़िवादी सोच है। क्यों भाई, वो पायलट भी हो सकती है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि वो नेचुरली ही वैसी हो गई हो, तो आसपास के लोगों ने ऐसा बना दिया है। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है, और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। बट इसी को आज की महिलाओं ने बदल दिया है। आप चाहे इंजीनियर हो, इंजीनियर का फील्ड हो, पायलट का फील्ड हो, हर जगह महिलाएं जा रही हैं। तो ये क्या है, ये एक रूढ़िवादी सोच है। ठीक है, अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी, देखा यहाँ पर आ गया, और ये ऐसा स्टेटमेंट लिखा था, फिर पूछा था कि ये क्या है, क्या ये रूढ़िवादी है या असमानता है, तो ये रूढ़िवादी है। ठीक है, ऐसे लोग क्या होते हैं, उनकी सोच रूढ़िवादी होती है। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता है। पहले आपने देखा होगा, अगर इंजीनियर बनना है तो लोग अपने घर के लड़कों को स्टार्टिंग से ही बोलेंगे कि तुमको इंजीनियर बनना है, और लड़कियों को स्टार्टिंग से ही बोला जाता है कि तुम टीचर बन जाओ। ठीक है, तो बहुत सारी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन उतना वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है, हाँ ये कि चलो अब ठीक है, शादी सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो तुम्हारा मेन टारगेट होना चाहिए। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने, मौक करते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। और लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए लड़कों पर भी दबाव होता है। ऐसा नहीं है, लड़कों पे भी दबाव होता है कि ये जॉब करो, इसमें ज़्यादा सैलरी मिलेगी। और यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उनको चिढ़ाया जाता है, धौंस जमाई जाती है। और लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने, आपने देखा होगा कोई अगर लड़का रो रहा है तो उसको घर के ही लोग बोलेंगे कि अरे तुम क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। तो ये भी एक क्या है, रूढ़िवादी सोच है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब परिवर्तन के लिए सीखना, देखो स्कूल जाना
जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे जैसे हम हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के, देखिए, कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात। यहाँ पर ये फ़ोटो आप देख सकते हो, अभी मैं आप बताने वाली हूँ। और ये हमारी पंडिता रमाबाई, जो कि एक ऐसी महिला थी जो संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। और ये क्वेश्चन पूछता भी है कि वो कौन सी महिला है जो संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, तो वो है पंडिता रमाबाई। तो देखो, बट लड़कियों के लिए क्या है ना कि स्कूल जाना, पढ़ना पहुंच के बाहर की बात थी, या फिर अनुचित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। ठीक है, अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके फैमिली में होता है। और लड़कियों की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब थी, क्योंकि वहाँ पर लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था और लड़कियों को तो अक्षर तक मतलब सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी, हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियाँ और औरतों का काम केवल सपोर्ट करना है, केवल सहायता करना है। जैसे कि मान लो कोई कुम्हार है, ठीक है, तो वहाँ पे जो स्त्री है ना, वो उनका हेल्प करने का काम था कि वो मिट्टी लेकर आएंगी, सारा जो है मटेरियल प्रोवाइड करेंगी। बट वो चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। तो कुल मिलाकर ये बोला जाता था कि देखो, ये काम लड़कियों का जो काम है केवल सपोर्ट करना है, हेल्प करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तभी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्री और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया है। ठीक है, इन्होंने खुद से बहुत स्ट्रगल किया है। ये एक फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, और ये है रमाबाई अपनी बेटी के साथ हैं। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इसमें से कि रमाबाई के बारे में 2-3 लाइन याद रखिएगा। महिलाएं शिक्षा की योद्धा, स्वयं कभी स्कूल नहीं गई ये, ठीक है, पर इन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्होंने पंडिता की उपाधि दी गई। ये क्वेश्चन पूछता है कि पंडिता की उपाधि किसको दिया गया है, तो वो है रमाबाई। क्यों? क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, इसीलिए इनको पंडिता की उपाधि दी गई। उस समय पे औरतें नहीं पढ़ना लिखना जानती थी, बट ये संस्कृत की वजह से, संस्कृत ये पढ़ना लिखना सब जानती थी, इसलिए इनको पंडिता की उपाधि दी गई थी। तो वो है हमारी रमाबाई। तो ये आपको इतना पॉइंट याद कर लेना, बाकी कुछ नहीं। तो ये हमारी रमाबाई हो गई। अब हम राजसुंदरी देवी के बारे में पढ़ लेते हैं। 1800 से 1890 का 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में इनसे पूछा जाता है कि इनका जो जीवनी है ना, आत्मकथा, अमार जीवन, बांग्ला भाषा में लिखा है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, इन्होंने अपनी आत्मकथा बांग्ला भाषा में लिखी है। और उनकी जो पुस्तक है अमार जीवन, यही पूछता है कौन सा पुस्तक है, राजसुंदरी का अमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। और इन्होंने अपनी जीवनी किस में लिखी है, अपनी आत्मकथा बांग्ला भाषा में लिखी है, ये देखिए। ठीक है, राजसुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह, मतलब पहले लोग मानते थे कि अगर लड़की पढ़ लिख लेगी तो पति के लिए दुर्भाग्य लाएगी, वो विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा। कौन? राजसुंदरी देवी ने। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो शिक्षा प्राप्त करके कुछ महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाए। उन्होंने असमानता के अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहानी पत्र, आत्मकथाएं लिखी। अपने लेखों में उन्होंने स्त्री पुरुष दोनों के लिए सोचने और जीने के लिए नए नए तरीकों की कल्पना की है। तो ये राजसुंदरी देवी के साथ भी यही था कि उस समय लोग ऐसा मानते थे कि लड़की अगर पढ़ लिख लेगी तो वो अपने हस्बैंड के लिए दुर्भाग्य लेकर आएगी। ठीक है, तो ये बताती हैं कि मैं क्या करती थी, अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और आधी रात हो जाने के बाद भी मैं काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी, उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया, मैं चैतन्य भागवत, एक संत का, मतलब कि मैं क्या हूँ, मैं एक संत का जीवन पढ़ रही हूँ, ये इनको आया था। ठीक है, तो ये बहुत सारे आप महिलाओं के बारे में पढ़ रहे हो जिन्होंने स्त्रियों के आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरित किया है। उसी में से एक है रुकैया शेखावत हुसैन, लेडी
लैंड का उनका सपना। रुकैया शेखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी जिसके पास बहुत ज़मीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना लिखना आता था, परंतु उन्होंने बांग्ला अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी तब अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सुल्ताना का स्वप्न किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो लिखा गया है रुकैया शेखावत हुसैन। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, सुल्ताना का स्वप्न किसके द्वारा, तो वो है रुकैया शेखावत हुसैन। ये बस एक चीज़ पढ़ाने के लिए मुझे आपको पूरा पढ़ाना पड़ा, बट ये इंपॉर्टेंट है तो नोट कर लेना, ठीक है। ये कई बार पूछा हुआ है स्टेटमेंट में। तो अभी जैसा कि हमने देखा कि राजसुंदरी देवी भी स्ट्रगल कर रही थी, दिन भर काम करती थी, उनके मन में ही द्वंद्व चलता रहता था। और बाद में क्या हुआ कि वो दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है, एक किताब का नाम है, जब मैं इसे मंगाऊं तो तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए अक्षरों से करती। सोचिए पढ़ाई लिखाई कितनी मुश्किल थी कि वो इस तरीके से चोरी छुपे पढ़ती थी। मैंने उन शब्दों का मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिश से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख सकी। मतलब पढ़ने के लिए उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है। राजसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया, ठीक है, जो पढ़ना चाहती थी। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राजसुंदरी देवी ने अपने दैनंदिनी जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था, इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही लें, ठीक है। तो आपने देखा कि जो राजसुंदरी देवी हैं, रुकैया हुसैन है, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी। स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं, बट आज की काफ़ी अच्छा हो चुका है जहाँ पर लड़कियां स्कूल जा रही हैं, सारी चीज़ें, बट पहले ऐसा नहीं था। बट आज भी अगर आप देखें तो सभी को समान सुविधाएं प्रदान करना खास तौर पे लड़कियों को एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज भी, ठीक है। तो देखो अभी हमने महिलाओं के बारे में पढ़ा कि इन्होंने बहुत तरीके से जतन किए हैं, बहुत स्ट्रगल किया है, चाहे वो राजसुंदरी हो, चाहे वो अब हम रुकैया शेखावत हुसैन हो गई, फिर उसके ऊपर भी जो हमने पढ़ा पंडिता रमाबाई। तो इन लोगों ने एक तरीके से इंस्पायर किया है, ठीक है, कि पहले के समय में पढ़ाई लिखाई इतनी मुश्किल थी, चोरी छिपे ये लोग पढ़ती थी। तो आखिर में आज का एजुकेशन कैसा है? देखो आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। देखो हर साल नहीं 10 वर्ष में जनगणना होती है जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है? जनगणना से एज पता चलता है, पढ़ाई, कितने लोग किस उम्र के हैं, कितने पढ़ाई हो रही, मतलब कितने एजुकेटेड हैं, और शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, खास तौर पे स्त्री और पुरुष का अनुपात कितना है। अगर मैं 1961 की जनगणना के अनुसार बताऊं तो लड़कों और पुरुष का 40% शिक्षित था, ठीक है, इस 40%, इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग ही शिक्षित था। ये 1961 की बात है। केवल 15% भाग जो है लड़कियों या फिर स्त्री का वो एजुकेटेड था। और ये तो 1961 का हो गया। और अभी ये लास्ट वाला है हमारा, अभी तक हुआ नहीं है जनगणना, तो ये 2011 वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई है। शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65% है। बट यह अनुपात अभी भी कम नहीं हुआ है। इसका आशय यह है कि पुरुष और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं, जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है, ठीक है, पुरुष का 82 है, महिलाओं का 65 है। तो अंतर तो समाप्त नहीं हुआ है ना, हमें तो इक्वालिटी करनी है कि पुरुष जितना पढ़ रहे हैं उतनी फीमेल को भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो ये अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है।
और आपने देखा होगा कि जो SC ST और जो मुस्लिम वर्ग से लोग आते हैं, वहाँ पर लड़कियाँ जो है स्कूल ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्लास तक नहीं पढ़ती हैं, स्कूल नहीं जाती हैं। ये भी एक जो है जब रिसर्च किया गया उससे पता चला कि सब, जैसे कि आपको पता है कि मोस्टली लड़कियां जाती हैं, बट ये कुछ कास्ट होती है, जैसे कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति हो गया, SC ST, इनका जो लड़कियां होती हैं ना, ये स्कूल छोड़ने की इनकी दर अधिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों को ये स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। SC ST आदिवासी 2011 की जनगणना से यह भी पता चला कि जो SC ST हैं लड़कियों की अपेक्षा, जो SC ST लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की जो प्राथमिक शिक्षा है ना, उस वो भी पूरी करने की संभावना बहुत ही कम रहता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। देखो, ये बात तो सही है कि SC ST और जो दलित जो आदिवासी हैं उनका स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है, बट इनके कंपेयर में अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना इनसे भी कम रहती है। देखो, मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि जो दूसरे समुदाय हैं वो 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। तो अभी भी देखा जाए तो जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनका जो एक प्राइमरी का जो एजुकेशन है वो बहुत ही कम रह रहा है। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। अब ये कारण पूछा जा सकता है कि आखिर में ऐसा क्यों है, ये क्यों स्कूल छोड़ देते हैं 3-4 वर्ष पे। देखो, देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना, देखो सबसे पहले तो ये है कि स्कूल नहीं है, और स्कूल है भी तो घर से बहुत दूर है। बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं। ठीक है, और है भी तो अच्छा शिक्षक, अच्छा स्कूल नहीं है। और अगर घर के पास स्कूल नहीं है ना, तो जो एक ग्रामीण परिवार से बिलोंग करता है या फिर जो एक बहुत गरीब फैमिली से आता है, वो मतलब ये चाहते ही नहीं है कि वो कैसे लेकर जाएंगे अपने उस बच्चों को, स्कूल लेकर जाओ, फिर वो जब आए फिर वापस उनको लेने आओ। तो ये सारी व्यवस्था है जो कि वो इसलिए वजह से वो भेजना नहीं चाहते हैं। कोई साधन नहीं है, बस वैन नहीं है, जिसकी वजह से वो उस लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। और कुछ परिवार इतने ज़्यादा गरीब हैं कि वे सभी का खर्चा भी नहीं उठा पाते हैं। तो अगर उनका एक लड़का एक लड़की है तो वो फिर उसी स्थिति में लड़कों को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कि चलो लड़का पढ़ लिख लेगा तो कम से कम आगे के लिए हो जाएगा, लड़की की तो शादी कर देनी है। तो ये एक मेंटालिटी बनी हुई है। ये भी बहुत सारी रीज़न है कि बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भी भेदभाव करते हैं। ये भी एक रीज़न है। आपने देखा होगा कई बार स्कूल में किसी बच्चे का मजाक उड़ा दिया जाता है, वो धीरे धीरे वो बच्चा स्कूल आता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए, और इसलिए योजना चलाई गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2014 में। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब स्टार्ट हुआ था, तो 2014 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, अब देखो, अब ये महिला आंदोलन हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अब अन्य क्षेत्र हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य, जहाँ लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। और ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, औरतों ने खुद इंडिविजुअली जो है आपस में मिलकर संघर्ष किया है, जिसे हम कहते हैं महिला आंदोलन। देश के विभिन्न भागों से कई औरतों और कई महिला संगठन इस आंदोलन का हिस्सा हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने, न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। इसकी कुछ झलकियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो महिला आंदोलन, जहाँ पर जो है संघर्ष के लिए लोग अलग से जो है आंदोलन करते हैं, रैलियां निकालते हैं, जैसे कि कुछ अभियान चलाए गए थे। आपने देखा होगा भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना था। तो ये कानून आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें क्या था। तो जैसे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। तो ये कब चला था? ये चला था 2006 में। इसी तरह जो है महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक स्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये 1997 में है। ये किस चीज़ के लिए है? वर्किंग प्लेस, ठीक है, शैक्षणिक संस्थान हो गया जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो उसके लिए इन्होंने 1997 में जो है दिशा निर्देश जारी किया था। एंड 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों द्वारा इस बात की कड़ी आलोचना की गई। कानून अपराधियों का
कुछ नहीं कर पा रहा था। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आईं, उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके, जिससे रिलेटेड अब एक बहुत कानून बन चुका है, आप जानते ही हैं। और यहाँ पर आप इन महिला को देख सकती हो, ये सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठी हुई है। ये इनकी लड़की की फ़ोटो है जिसकी डेथ हो चुकी है दहेज की वजह से। एंड यहाँ पे कुछ फाइल है और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो सत्या रानी है, महिला आंदोलन के एक सक्रिय सदस्य हैं। ये दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी हैं। तो ये सत्या रानी है, ठीक है, जिनकी बेटी को भी दहेज के लालच में मार दिया गया था। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो हैं आपस में मिलकर इन्होंने संघर्ष किया, जिसपे अब एक कानून भी बन चुका है। इसके बारे में ये लोग क्या करने लगे, जागरूकता बढ़ाने लगे, ठीक है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपना अपना संदेश जो है लोगों के बीच में पहुंचाने लगे कि किस किस तरीके का जो है अन्याय हो रहा है। विरोध करना भी इन्होंने सीखा कि अगर किसी का उल्लंघन हो रहा है तो किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन इसके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। रैली, प्रदर्शन आदि ये बहुत ही असरकारक तरीके होते हैं, ठीक है। रैलियां हो गई, प्रदर्शन करना, महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है तब ऐसा करते हैं। बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। और ये क्वेश्चन पूछता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च। कॉपी में नोट कर लो। दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं। 8 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। और हर साल 14 अगस्त को वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें, यहाँ पर देखिए, जलती मोमबत्तियाँ उठाई हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, क्योंकि ये लिखा हुआ है तो ये जरूर पूछेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि समय समय पर संघर्ष किया जाता है जब भी उल्लंघन होता है। बाकी यहाँ से आपको कुछ लिखने की जरूरत, ये क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से बेसिकली बताया गया है रूढ़िवादी भेदभाव, उल्लंघन, यौन प्रताड़ना। तो ये तो मैंने बताया ही है कि रूढ़िवादी सोच, जैसे कि धार्मिक हो चाहे आर्थिक हो, जहाँ पर कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं, या ये बोला जाता है कि केवल ये लोग जो हैं ये काम कर सकते हैं, जैसे कि लड़कों लड़कियों को अलग अलग कहा जाता है। बेसिकली है तो वो एक ही, बस एक जेंडर ही तो है। जैसे कि उनकी रुचि का ना होकर लड़का लड़की होना था। रूढ़िवादी धारणाएं वो दिखा देते हैं कि यार देखो ये लड़की है तो इसको इस फील्ड में जाना चाहिए, लड़का है तो इसको इस फील्ड में जाना चाहिए। लड़कियों को गुड़िया दे दिया जाता है खेलने के लिए, लड़कों को कार वगैरह। तो ये एक तरीके से रूढ़िवादी सोच बनी हुई है, धारणा है। भेदभाव तो आप जानते ही हो, जब भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते हैं। जब एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है जब कोई, तो वो भेदभाव तो होता, तब जाकर भेदभाव होता है, वो अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं। उल्लंघन आप जानते ही हो, जब आपने कोई कानून तोड़ा है, किसी का अपमान किया है, उसे उल्लंघन कहेंगे। और यौन प्रताड़ना कि इसका अर्थ है औरत की इच्छा के विरुद्ध उसको आपने शारीरिक या मानसिक हरकतों, मतलब एक तरीके से प्रताड़ित करना, उसे बोलते हैं यौन प्रताड़ना, ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है। देखो ये जो चैप्टर है पॉलिटी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसका नाम है। हम लोग पॉलिटी, प्योर पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। यहाँ से आपका पैडागोजी के क्वेश्चंस डेफिनेटली यहीं से बनते हैं। जो 20 नंबर की पैडागोजी आती है ना, वो यहीं से बनेगा पूरा 6, 7, 8। तो 7 चैप्टर आपको पता ही है, क्लास 7 की एनसीईआरटी चली रही है, इसके बाद से 8 वाले में भी आई थिंक 8 चैप्टर्स होंगे। तो मुश्किल से 10 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 2 बजे याद रखिएगा हिस्ट्री की भी क्लास है।